अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लास हमारी बिलाखिर हो गई आफ्टर 1 वीक आई थिंक। थोड़ा सा मसरूफियत थी पिछले वीक में, इसलिए मैनेज ही नहीं हो पाया, ऊपर नीचे। इनफैक्ट आज भी सुबह मीटिंग थी 9 बजे और अभी फ़ारिग हुआ हूँ जुम्मे की नमाज से 10 मिनट पहले, तो जस्ट गॉट लेट टुडे। चलें काम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो इस चैप्टर में मेजर टॉपिक्स थे बच्चों, काफ़ी सारे मेजर टॉपिक्स हो गए। छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में डिस्कस करने को, वो रह गई हैं, तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट के कुछ टॉपिक्स हैं। एक बहुत ही काम का टॉपिक है जो आपके सामने आया हुआ है, डायपोल मोमेंट का। अगर मैं टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कॉन्सेप्चुअली ये सबसे ज़्यादा हैवी टॉपिक कहना चाहिए आपके इस चैप्टर का। तो कॉन्सेप्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन वैसे टॉपिक जो है ना, आपको हो सकता है ऑर्डिनरी से लगे, लेकिन इसको ज़रा समझिएगा कहानी क्या है। उसके अलावा पे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे इस चैप्टर में, शॉर्ट नोट टाइप के टॉपिक हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी हो गया, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, बॉन्ड थ्योरीज हो गई। तो बस 2-3 चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि एक क्लास कल अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, और संडे का शेड्यूल मुझे अभी मालूम नहीं मेरा क्या है। एक क्लास हम किसी और दिन कर लेंगे, या तो ट्यूसडे को कर लेंगे, कुछ इस तरह से। यानी अगले 3 क्लासेस में या मैक्सिमम 4 क्लासेस में ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लासेस या मैक्सिमम 4 क्लासेस में आराम से इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आप लोगों की प्रैक्टिसिंग वगैरह जो भी है हम उसको फिर देख लेंगे क्या है। और टेस्ट जो फिलहाल इस वीक अभी हो नहीं पाए हैं, तो उन टेस्ट को फिर हम कंडक्ट करेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलें बच्चों, काम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हम करते हैं। ज़रा देख लीजिए इसमें करना क्या है और किस तरीके से करना है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे। हम आगे ये करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैनेज माई टाइम। तो अगर मुमकिन हुआ, मतलब नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि जून में आपके पेपर हैं, 4-5 महीने, ऐसा ना हो आप भूल भाल जाएं चीज़ें। तो हम ये कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हम कोशिश भी करेंगे इस काम की करने की, कि नेक्स्ट मंथ्स में वंस इन अ वीक आप लोगों की मैं प्रैक्टिस क्लास जो है वो यहाँ पे रखूँगा। और उस प्रैक्टिस क्लास में जो कैलकुलेशंस वाले टॉपिक्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने अल्हम्दुलिल्लाह फुल कोर्स के साथ आप लोग चल रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रह गई हो। तो उसमें जो प्रैक्टिस वाले टॉपिक्स हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वैसे तो आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे साथ साथ होमवर्क कर रहे होते हैं तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी तो हम प्रैक्टिसिंग क्लास रखेंगे। किसी दिन एमसीक्यूज की क्लास ले ली, किसी वीक में हमने न्यूमेरिकल्स की ले ली, किसी वीक में कोई डेरिवेशंस के हवाले से। तो प्रैक्टिस क्लास और छोटे छोटे टेस्ट का सिलसिला जो है वो वंस इन अ वीक चलता रहेगा। और आप लोगों ने कोई उस हवाले से मजीद किसी किस्म की कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। आप सब लोगों की जो भी पेमेंट्स थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपने मजीद अब कोई जून तक कोई पेमेंट नहीं करनी। लेकिन जून तक मैं आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को टेस्ट देने पड़ेंगे, और जो मैं प्रैक्टिसिंग आप लोगों को दूंगा, तो आप लोगों ने वो प्रैक्टिसिंग करनी है, और आपने किसी किस्म की कोई पेमेंट्स अब नहीं करनी है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, काम स्टार्ट लेते हैं आज का। जो डायपोल मोमेंट का टॉपिक है भाई, इस टॉपिक में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और अम, इसमें कुछ आपके जो फिजिक्स के रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे करेक्ट करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो जरा हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज है यहाँ पे। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास देखो फिजिक्स में कुछ टर्म्स आती हैं। उन टर्म्स को हम पहले तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो कौन सी टर्म्स हैं उस पर बात करते हैं। एक चीज आप पढ़ते हैं टॉर्क, और एक चीज आप पढ़ते हैं मोमेंटम, ठीक है। और एक चीज आप पढ़ते हैं शायद मोमेंट आर्म, और और क्या पढ़ते हैं भाई, और पता नहीं, मैं ये 2-3 चीजें आप पढ़ते हैं। अच्छा, एक आप मोमेंट ऑफ कपल भी शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर चैप्टर 5 या 4 है शायद फिजिक्स का, मोमेंट ऑफ कपल, तो शायद वो भी आपने पढ़ा हो। तो भाई यहाँ पे जो बात कहने की है वो यहाँ पर ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े से रॉन्ग हैं, उनको समझाना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। टॉपिक समझाने के लिए कुछ बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कुछ बातें आपकी ऐसी हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर भी थोड़ा गलत डिफाइन हुई हुई हैं।
अच्छा, ऐसी बहुत सारी बातें जो केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में भी गलत डिफाइन हुई हुई हैं, और इस तरह की कुछ बातें हैं जो फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में भी गलत डिफाइन हुई हुई हैं। तो इसलिए पहले तो उन बातों को समझें, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझा दूंगा। टॉपिक तो अब याद वाद कर लेंगे, वो मसला नहीं। अगर रट्टा ही मारना है तो फिर लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें, आप रट्टा वट्टा मार लीजिएगा, लेकिन जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको मजा आएगा। देखो, एक चीज आप पढ़ते हैं टॉर्क, ठीक है। अच्छा, टॉर्क के बारे में आप लोगों को जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है मैट्रिक लेवल में भी, और अगर अभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो टर्न हो जाए, दिस इज टॉर्क। या आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मूवमेंट क्या होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन सुना देते हैं, लेकिन मूवमेंट का मसला ये है कि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो 95% केसेस में बच्चों को क्लियर नहीं होता। मैंने एमकेट लेवल पे भी देखा है, वहां पे भी पहुंचने के बाद फर्स्ट और सेकंड पास करके एमकेट में पहुंच जाते हैं, ईकेट में पहुंच जाते हैं, तब भी उनके कॉन्सेप्ट अभी गड़बड़ होता है। तो देखो होता क्या है, जरा समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप टॉर्क जिस चीज को कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो पहली बात तो ये कि ये टॉर्क नहीं होता, सही है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क नहीं होता। इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हाथ नहीं दिखा सकता आपको यहाँ पे, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क नहीं होता। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है उसको मोमेंट कहते हैं। यानी अगर आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करें और वो टर्न हो जाए, तो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको नाम दिया जाता है मोमेंट का, ठीक है, मोमेंट का। अच्छा, अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर मोमेंट है, आपने मान लिया, सर ने पढ़ाया था मैंने मान लिया, चलो हो गई बात। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर मोमेंट है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर टॉर्क क्या चीज है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। टॉर्क जो होता है वो फोर्स का ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है। ट्विस्टिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अब जरा फर्क समझना, ये फर्क लॉजिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं यही बोलूंगा डेफिनेशन फिजिक्स में वही लिख कर है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये लॉजिकली बहुत बड़ा फर्क है। कि देखो, टॉर्क जो है, इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैं टॉर्क को यूं डिफाइन कर रहा हूं कि टॉर्क इज द ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो फोर्स का ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है। और इसी तरह से अगर मैं मोमेंट की बात करूं, तो मोमेंट जो डिफाइन किया जाता है वो होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट जो है वो टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। किसी चीज को फोर्स अप्लाई करें और वो टर्न हो जाए, दिस इज मोमेंट। और फोर्स अप्लाई करें और वो ट्विस्ट हो जाए, तो दिस इज टॉर्क। अब ये ट्विस्ट और टर्न में क्या फर्क होता है, अब इस बात को समझ लें। भाई देखो, आपका डोर है रूम का, आपने फोर्स अप्लाई की, वो टर्न हो रहा है। तो जब वो टर्न हो रहा है तो आप इसको पढ़ा दिया जाता है आपको कि बेटा इसमें टॉर्क हो गया, ये टॉर्क नहीं होता, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। आपने फोर्स अप्लाई की और वो टर्न हो गया, ये मूवमेंट है। टॉर्क क्या होता है? ट्विस्ट होना अपने एक्सेस के अराउंड। जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं, ठीक है, जंबो बॉटल आपने ली, उसको ओपन किया, तो कैप को जिस तरह से घुमाते हैं, आप फोर्स लगाते हैं और कैप जिस तरह से घूम रहा होता है, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। क्या आपने फोर्स लगाई और वो अपने ही लेटरल एक्सेस के अराउंड घूम रहा हो, तो इसको नाम दिया जाता है ट्विस्टिंग का, इसको नाम दिया जाता है टॉर्क का। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फोर्स लगाएं और टर्न हो जाए तो ये कहलाता है मोमेंट, और फोर्स लगाएं और ट्विस्ट हो जाए तो ये कहलाता है यहां पे टॉर्क। जरा इस चीज पर, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक वीडियो से दिखाऊं। एक छोटी सी वीडियो, मैं अपनी वीडियो दिखा रहा हूँ जरा। अब मसला है कि रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं दिखा चाह नहीं रहा इसको। चले, एक मिनट के लिए इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर रहा हूँ और मैं आपको एक वीडियो से एक बात छोटी सी समझाता हूँ, जरा समझिएगा इसको, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को लेके जरा एक छोटी सी बात का आंसर दीजिए। अगर मैं कहता हूं कि हम जब फोन स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, सॉरी, फैन जब स्विच ऑन करते हैं, तो फैन के विंग जिस तरह से घूमते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे? सीलिंग फैन की बात हो रही, छत का पंखा है, आपने उसमें से एक एक्सेस पास किया, उस एक्सेस के अराउंड वो जिस तरह से घूम रहा है, यानी एक एक्सेस है जो जमीन से छत की तरफ है और पंखे के अंदर से गुजर रहा है, और आपने फैन चला दिया, वो उस एक्सेस के अराउंड घूम रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज टॉर्क कहलाएगी या मूवमेंट कहलाएगा? आंसर कर सकते हैं इस बात का? इमेजिन कर सकते हैं क्या कह रहा हूं? एक वर्चुअल एक्सेस है, जमीन से उठा के आपने फैन के अंदर से पास करके छत तक टच करवा दिया एक्सेस को, फैन ऑन किया, फैन उस एक्सेस के अराउंड घूम रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? उसमें टॉर्क है या मूवमेंट है? माइन का आंसर आया मेरे पास, माइन बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, समझ में आ गई। हेमन, समीरा,
समीरा का आंसर सही है। अक्सा, अक्सा समझ में आ रहा है? सही है। एमन कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। अक्सा का ठीक है, आंसर सही है। नहीं, इस चीज को एमन जो है इसको टॉर्क कहेंगे। आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने पर वो अपनी जगह पे रुका हुआ है और उस रुके हुए पे वो एक ही पॉइंट पे घूम रहा है, अपने एक्सेस के अराउंड अगर वो घूम रहा है तो इस चीज को आप टॉर्क कहेंगे। इस चीज को टॉर्क कहेंगे। अगर वो वैसे मूव कर रहा हो, लेफ्ट राइट मूवमेंट उसके अंदर हो रही हो, जैसे डोर को जब आप पुल करते हैं ना, डोर जिस तरह से टर्न होता है, तो उस टर्निंग को आप मूवमेंट का नाम देंगे। तो देखो ये चीज याद रखो कि फोर्स अप्लाई करें और वो टर्न हो जाए तो वो मूवमेंट कहलाता है, और फोर्स अप्लाई करें और वो ट्विस्ट हो जाए तो उसको जो है वो टॉर्क का नाम दिया जाता है। तो टॉर्क जो होता है वो ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है। तो थोड़ा सा ये इसमें फर्क होता है, ठीक है? तो जरा इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं है इस टॉपिक में, समझे? डायपोल मोमेंट समझ में नहीं आ रहा? अच्छा ओके। इसको मैं एक छोटी सी बात से मैं आपको, रुक जाओ मैं अभी समझाता हूँ, एक मिनट रुकेगा, मैं एक ट्राई और करता हूँ समझाने की। ट्विस्टिंग असल में समझाता हूँ। असल में आपको वो नहीं समझ में आ रहा कि टॉर्क क्या है। मैं इसकी जो है आपको वो समझाता हूँ, ट्विस्टिंग और टर्निंग में फर्क क्या होता है। Hmm, कभी, रुके मैं इसकी इमेज निकाल के दूं। कभी बच्चों आप लोगों ने वो देखा है? मैं, अच्छा एक छोटी सी एमन जरा एक छोटी सी बात का आंसर दो। कभी आप लोगों ने वो देखा है, वो जो रूमी डांस होता है, ऊपर तुर्किश लोग जो कर रहे होते हैं, ऊपर रेड कैप पहन के और सफेद वो पहन के जुब्बा टाइप का, और गोल गोल घूम रहे होते हैं। देखा है नहीं देखा है? सूफी डांस जो कहलाता है, पता नहीं क्या सूफी, वो जो उनकी अपनी एक पर्टिकुलर कैफियत होती है। हाँ या ना? अक्सा ने देखा है, अक्सा ने दुनिया देखी हुई है पूरी। देखा है वो? कुछ इस तरह से होता है। पता नहीं पेस्ट होगा क्या, नहीं होगा, नहीं हो रहा। देखा है ना? अच्छा, कभी, एक तो वो हो गया। अच्छा, उसको नजर में रखना किस तरह से गोल गोल घूमता है। अच्छा, एक होता है वो जैपनीज सलाम, देखा है जैपनीज किस तरह से एक दूसरे को हिल के सलाम करते हैं, हाफ बैंड हो गए। वो देखा है नहीं देखा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माहिन ने देखा है भाई? अच्छा, ये वाला बड़ा मुश्किल है। अक्सा, उससे बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं अक्सा ने नहीं देखा। अक्सा तुम क्या देखा फिर तुमने, छोड़ो, ये वाली बात ही नहीं देखी। देखो, इस तरह ये रूमी वाला जो डांस होता है, ये अपने एक्सेस के अराउंड घूम रहा होता है एक ही जगह पे, ऐसे होता हुआ देखा होगा आपने। आज तो मैं फंस गया, एक मिनट रुक जाओ। एक इमेज में देख रहा हूँ कि मिल जाए मुझे। पता नहीं भैया, इसको नजर ही नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या बोल सकता हूँ। आया भाई देखो, जैपनीज वाला नहीं देखा यार, अब मैं तुम्हें जैपनीज कहाँ से दिखाऊं। अच्छा भाई देखो यार, असल में इसको किस तरह से दिखाऊं मैं तुम्हें। एक मिनट रुकना, मैं जरा एक बॉटल लेकर आता हूँ। हाँ भाई ये देखो, आज तुम लोगों ने फंसा दिया मुझे। रुके। अच्छा भाई देखें, इसके बाद जो हमारे पास जो टॉर्क जो है बेसिकली वो टर्निंग, ट्विस्टिंग को कहते हैं, और मोमेंट जो है वो टर्निंग को कहा जाता है, ठीक है? इस तरह की बात हो गई। अब उसके आगे से जरा चीजों को समझें। मूवमेंट जो होता है, क्योंकि ये टर्निंग है, किसी चीज की टर्निंग को मूवमेंट कहते हैं। और डायपोल एक चीज है। अब डायपोल क्या होता है? हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे, हमारे पास दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? एक होता है बच्चों हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अच्छा, दूसरा जो बॉन्ड हमारे पास होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड नॉर्मली कब बनते हैं? जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो पोलर बॉन्ड बनता है, ठीक है? ये इसी चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनमें से एक ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है?
जब किसी एटम पे इस तरह के पार्शियल चार्जेस आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस तरह के पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, तो इन पार्शियल चार्जेस को हम यहाँ पे नाम देते हैं पोल का। जैसे ये ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे कि ए जो है वो पॉजिटिव पोल है। इसी तरह अगर बी के ऊपर जैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे कि बी जो है वो एक नेगेटिव पोल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं डाईपोल का। डाई का मतलब होता है टू, और डाईपोल मतलब टू पोल्स वाला। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है यहाँ पे डायपोल का। अब डायपोल मूवमेंट बेसिकली होती क्या है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह सब आप पढ़ लीजिएगा बाद में। इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूं चल रहा है कि जैसे आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इस पोलर मॉलिक्यूल को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब है कि आपने दो मेटेलिक प्लेट्स ली, उनको बैटरी से कनेक्ट किया। तो एक प्लेट ऐसी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक प्लेट ऐसी है जिसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट की। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर यह होगा कि जो पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर होगी, वो इस पॉजिटिव पोल को सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेगी इस तरह से। इसी तरह जो नेगेटिव प्लेट होगी, जो राइट साइड वाली प्लेट है, यानी प्लेट, ये वाली प्लेट, ठीक है, वो नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव पोल को सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेगी। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि देखो, एक फोर्स इस पे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लग रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन की वजह से। दूसरी फोर्स जो है वो उससे राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्जन की वजह से। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जब ये दो अपोजिंग फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगी, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो डायपोल होगा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न हो जाएगा। और टर्निंग मेरे ख्याल में इस इमेज के हिसाब से समझ में आ रही होगी कि इसकी जो अपेरेंटली जो यहाँ पे मैंने जितना ड्रॉ किया, इसके हिसाब से इसकी टर्निंग जो होगी वो क्लॉक वाइज आपको नजर आ रही होगी। एक फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रही है और एक फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रही है, तो जब ये टर्न होगा तो इसकी टर्निंग इस वक्त इस सिचुएशन के हिसाब से क्लॉकवाइज होगी। तो बात यहां पे कहने की कि आपने जब इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये टर्न हो गया, तो इसकी जो टर्निंग होगी उसको नाम दिया जाएगा डायपोल मोमेंट का। तो जब आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो टर्न हो जाए, तो उसकी टर्निंग डायपोल मूवमेंट कहलाती है। तो डायपोल मूवमेंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अगर आप यहां पे कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का मॉलिक्यूल रखा ऐसा, अब जो लेफ्ट वाला एटम है इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, जो राइट वाला एटम है इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई चार्ज यहां पे नहीं है, ठीक है। अब अगर आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होगा, जो लेफ्ट वाली प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट है, वो इस एटम को ना तो रिपेल करेगी और ना अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह जो नेगेटिव प्लेट है वो भी इस एटम को ना रिपेल करेगी और ना अट्रैक्ट करेगी। तो जब इस एटम पे किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो फोर्स लगने ना लगने की वजह से इसमें किसी भी किस्म की कोई टर्निंग प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी किसी भी किस्म का कोई इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बात सिंपल सी ये है कि अगर आप कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख देंगे, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद किसी भी किस्म की कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन की फोर्स नहीं लगती, यानी वहां पे किसी भी किस्म का कोई डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होता अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न हो जाएगा और उसकी टर्निंग को डायपोल मूवमेंट का नाम देगा। यानी डायपोल मूवमेंट का सिंपल मतलब ये है कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके मूवमेंट यानी टर्निंग शो करना, तो उसको डायपोल मूवमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये इस तरीके से डिफाइन होता है। डायपोल मूवमेंट को हम इस सिंबल से शो करते हैं। इसका सिंबल बल्कि मैं एक मिनट इधर बनाया था राइट साइड पे, कि इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायपोल मूवमेंट की, वो ये है कि इसको हम यहाँ पे शो करते हैं इस सिंबल से। म्यू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आप, तो इस सिंबल से इसको शो करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो इस तरीके से चल रहा है कि म्यू यानी डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू, ये जो डायपोल है इसके ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को लिया जाता है। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
मल्टीप्लाई बाय जो पॉजिटिव पोल है और जो नेगेटिव पोल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको कि हम बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं यहां पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। तो जब आप डायपोल पर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं बॉन्ड डिस्टेंस से या बॉन्ड लेंथ से, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको उसकी डायपोल मोमेंट मिल जाती है। तो ये डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से डायपोल मोमेंट का जो है वो यहाँ पे यूनिट भी निकलेगा। अगर आप इसका यहाँ पे यूनिट निकालेंगे तो यूनिट किस किस तरह से निकल सकता है। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई सिस्टम जो कहलाता है हमारा, उसमें जब डायपोल मोमेंट की यूनिट निकालेंगे तो वो इस तरह से निकलेगा कि इसमें जो ई है, यहां पर ई जो है ये शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, और चार्ज का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है कूलम, कैपिटल सी, ठीक है। इसी तरह डी जो है वो शो करता है डिस्टेंस को, लेंथ को। तो डिस्टेंस का यूनिट जो एसआई सिस्टम में वो मीटर है, स्मॉल एम। तो इसलिए डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है, कैपिटल सी उसके साथ एम लगा दें, कूलम मीटर, ठीक है। छोटा सी लगाएंगे तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसलिए ये कूलम मीटर जो है इसका इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है, इसका याद रखिएगा। इसके अलावा हम सीजीएस यूनिट कभी कभी यूज कर रहे होते हैं, बुक में है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है वो क्या होता है। चार्ज जो होता है इसको मेजर किया जाता है ईएसयू में। चार्ज को ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, ईएसयू, ठीक है। जिस तरह चैप्टर 1 में एएमयू पढ़ाया था, एटॉमिक मास यूनिट, उसी तरह यहां पे ईएसयू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो जो चार्ज है उसको ईएसयू में मेजर करेंगे और जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे सीजीएस सिस्टम में। तो इस तरह सीजीएस सिस्टम में जो डायपोल मोमेंट का यूनिट यहां पे बनता है वो यूनिट ईएसयू सेंटीमीटर बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर जो है ये इसका सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे यूनिट है। तो इसलिए जरा इसका ये यूनिट जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट इसका जो बड़ा फेमस है, तो वो यूनिट यहाँ पे केमिकल सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, और वो यूनिट जो डायपोल मूवमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है हमारे यहाँ केमिकल सिस्टम में, वो यूनिट है हमारे पास डी बाय। हो, डी बाय, ठीक है जी। डी बाय डायपोल मूवमेंट का एक यूनिट है जो कि हम केमिकल सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको इन तीनों यूनिट्स का आइडिया होना चाहिए कि एक कूलम मीटर है, एक ईएसयू सेंटीमीटर है, और एक जो है वहां पे डी बाई है। ये डायपोल मूवमेंट के तीन यूनिट्स हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इन यूनिट्स का आपस में रिलेशन भी है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आपने याद रखना है। वो यूं रखना है कि 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 एक्सपोनेंट -30 कूलम्ब मीटर, ठीक है जी। 1 डिवाई जो होता है वो 3.33 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर के बराबर होता है। ये रिलेशन कभी कभी एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अच्छा, आप में से कोई अकलमंद बच्चा मुझे एक बात बताए कि 1 डिवाई 3.3 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होता है, सही है। यूजिंग योर मैथमेटिकल लॉजिक ये बताएं कि डिवाई और कूलम मीटर, इन दोनों में से कौन सा यूनिट बड़ा है, ग्रेटर है, ये बताएं, डिवाई वाला या कूलम मीटर वाला। सोच के आंसर दीजिएगा, सही आंसर चाहिए। डिवाई और कूलम मीटर में से बड़ा यूनिट यहां पे कौन सा है। सोचे सोचें। एक आंसर आया मेरे पास डिवाई, नाम नहीं बताऊंगा मैं। दूसरा आंसर आया डिवाई, ओके। और बाकी दो हमारे चैंपियंस क्या इरशाद करते हैं। शाबाश शाबाश बच्चों, मीटिंग एंड होने में 2 मिनट रहेगा, उसके बाद दोबारा से रिज्वाइन करना है हमने। हाँ भाई, माहीन एंड समीरा, क्या लगता है, कुछ लगता है। समीरा का आंसर डिवाई,
और माहीन, हाँ भी माहीन, गो विद द फ्लो, ऐसा ही है, सबका डिवाई है तो मेरा भी डिवाई है, या कूलम मीटर है। असल में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई मुझे लग रहा है। अगर मैं यूं कर दूं, एक बात समझा रहा हूं, ऊपर जरा देखें, ऊपर स्क्रीन पे 1 डिवाई बराबर है 3.33 को 2 मिनट में मैं 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देता हूँ। 1 डिवाई बराबर है 10⁻³ कूलम मीटर के, सही है। 3.33 को मैं इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, 10⁻³ को जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+30 डिवाई, और राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 1 कूलम मीटर। अब आपके सामने यही इक्वेशन दूसरी तरह से मैंने लिख दी। 3.33 को 2 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं, छोटा नंबर है वो, तो 10⁻30 डिवाई मिलके 1 कूलम मीटर बनाते हैं। तो अब बताएं कि क्या कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, या अभी भी आंसर आपका वही है। 10⁻30 डिवाई मिलके 1 कूलम मीटर बनाते हैं, 170 रुपए मिलके $1 बनाते हैं। तो रुपए बड़े हैं या डॉलर? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। एमन का आया, माइन का आया, ओके जी। हाँ भाई, समीरा और रक्षा क्या लगता है, 10⁻30 डिवाइड मिलते हैं तो 1 कूलम मीटर बनता है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, डिवाइड या कूलम मीटर? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। समीरा और अक्सा कहाँ रह गए? समीरा, ओके। अक्सा, कुछ हो रहा है? ओहो, अच्छा तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। 10⁻30, अक्सा तुम तो इंजीनियरिंग की हो मेरे ख्याल में ना, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? 10⁻30, अच्छा 10⁻30 जब लेफ्ट पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा ना, तो उसको यूं लिख दूं अक्सा में आपके लिए? जल्दी से देखो, 1 मिनट रह गया अभी, मीटिंग दोबारा से रिज्वाइन करनी है सबने, ठीक है ना? जैसे ही डिस्कनेक्ट हो 1 मिनट के बाद रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप यही कह रही हो ना, अक्सा इज इक्वल टू 1 कूलम मीटर, आप यही कह रही हो? तो 10⁻30 जब ऊपर जाएगा, 10⁻30 जब ऊपर जाएगा तो बेटा 10⁻+30 हो जाएगा ना। 10⁻+30 डिवाइड इज इक्वल टू 1 कूलम मीटर। ये वाली बात समझ में आती है? आती है तो बता दें। यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों, रिज्वाइन कीजिएगा 1 मिनट के बाद। ये डिस्कनेक्ट ऑलमोस्ट हो गए, 10 सेकंड रह गए। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इसकी कंडीशंस में आपको बताता हूँ, रुकें।